भी कोई बिजनेस करोगे, कोई ट्रेंड चल रहा है भैया, 1-2 साल उसका ट्रेंड रहेगा फैशन का, फिर बाद में आपने देखा, ये यकीनन आपको समझना चाहिए। अडानी ग्रुप हो या कोई सा भी ग्रुप हो या कोई सी भी कंपनी हो, एफआईज तो अपनी स्थितियों के अनुसार ही वर्क कर। मैं आपको निरंतर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा किया हुआ कुछ भी इन्वेस्टमेंट हमारी प्रतिक्रिया के अनुसार किया हुआ कुछ भी इन्वेस्टमेंट नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे कि अडानी ग्रुप ने किस चीज़ के लिए जेपी सेठ के लिए मंजूरी मांगी है, किससे मांगी है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे अडानी ग्रुप के अंदर से एफआईज ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, काफ़ी कंपनियों से कम किया है इस तिमाही में, उसके बारे क्या को जानेंगे। और बात करेंगे सर, आईडीपीआई बैंक आपको काफ़ी दिनों से सुनने को मिल रहा है कि प्राइवेट होगा, प्राइवेट होगा, प्राइवेट होगा, क्या अपडेट निकल कर आई है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और सुजलोन एनर्जी के अंदर भी एक अपडेट आया, उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। देखो सर, मैं आपको निरंतर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा किया हुआ कुछ भी इन्वेस्टमेंट हमारी प्रतिक्रिया के अनुसार किया हुआ कुछ भी इन्वेस्टमेंट, उसकी कोई भी ऐसी गारंटी नहीं है कि वो फ्यूचर में हमें कुछ कमा कर देगा या नहीं देगा। ये जब फ्यूचर हो जाएगा तब उस स्थितियों को हमें समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी कंपनियां बाद में आपको दिवालिया और कुछ कंपनियां आपको अच्छा प्रदर्शन करती हुई मिलती है। इसलिए आपका अपना इन्वेस्टमेंट जो है आपको फ्यूचर में कुछ कमा कर देगा, उसकी एक ही प्रतिक्रिया है कि उसकी बैलेंस शीट, उसके किए हुए काम को आपको भली भांति आना चाहिए। एक तरफा अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में लगाकर सालों तक इंतजार करना ये एक अच्छी बात नहीं है, जब तक कि आप उससे हर 3 महीने तक अपडेट ना रहें। हर 3 महीने में वो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी अपनी बैलेंस शीट के अंदर अपनी स्थितियों को दर्शा रही है तो वो घटा रही है या बढ़ा रही है, इस स्थितियों को आपको भांपना चाहिए। मैं आपको इसलिए ये चीज़ें बताता हूँ कि काफ़ी लोग कहते हैं हमें फ्यूचर देखना है। तो फ्यूचर देखना बहुत अच्छी बात है। आज अगर हम कुछ चीज़ को अच्छा समझकर फ्यूचर देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर समय समय पर उसका आंकलन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप कभी भी कोई बिजनेस करोगे, कोई ट्रेंड चल रहा है भैया, 1-2 साल उसका ट्रेंड रहेगा फैशन का, फिर बाद में आपने देखा वो फैशन था वो चला गया, दूसरा आएगा। अगर आप उसी फैशन में लगे रहे जो चल रहा था तो यकीनन हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। इसी तरीके से है शेयर बाज़ार। अगर आपने रणनीतियों को नहीं समझा, हर 3 महीने तक अपने पोर्टफोलियो का जायज़ा नहीं लिया, यकीनन हमें धोखे होते रहेंगे। इसलिए आंख बंद कर कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी रणनीति नहीं हो सकती। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, जेपी एसोसिएट आपको पता ही है, उसके जो लेनदार है उसे करीब 57,000 करोड़ रुपए चाहिए और वो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। दिवालिया प्रक्रिया के अंदर समाधान योजना के तहत कई कंपनियों ने उसके लिए बोली लगा रखी है, और कई कंपनी जब इसके लिए बोली लगा रही है तो वो किसके हाथ में जाएगी, ये एक तब हमें सुनिश्चित होना चाहिए, तब ये डिक्लेयर हो जाएगा। क्योंकि अगर आज सीसीआई से मंजूरी अडानी ग्रुप ले रहा है तो पिछले महीने आपको डालमिया भारत भी सीसीआई से मंजूरी लेता हुआ देखने को मिला। यकीनन आपको समझना चाहिए कि ये कोई प्रतिस्पर्धा वाली चीज़ नहीं है कि किसी ने मंजूरी ले ली तो उस पर कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले महीने जब डालमिया भारत ने सीसीआई से मंजूरी ले ली है कि भैया वो इसका अधिग्रहण करने की नीतियों के साथ, तो अब ये अडानी ग्रुप ले रहा है। और काफ़ी लोग इससे आपको भ्रमित भी करेंगे कि भैया जेपी पावर इससे ये हो जाएगा या जेपी सेठ के शेयर फिर से आ जाएंगे। तो उन नीतियों को हमें समझ कर चलना है ना, कि भैया यहाँ पर जो चीज़ आपके सामने हो रही है ज़रूरी नहीं कि वैसी वैसी आगे होती रहेगी। क्या न्यूज़ है, न्यूज़ को अगर हम कवर करें
तो अडानी ग्रुप ने जयप्रकाश एसोसिएट के अधिग्रहण के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी मांगी। अरबपति गौतम अडानी द्वारा प्रवर्तित अडानी ग्रुप ने मंगलवार को जयप्रकाश एसोसिएट के लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई से मंजूरी मांगी है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अडानी ग्रुप ने कथित तौर पर कर्ज में डूबी जेपी एसोसिएट के लिए बिना शर्त बोली लगाई, जो कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया CIRP से गुजर रही है। सीसीआई को दिए गए एक नोटिस के अनुसार प्रस्तावित संयोजन अधिग्रहणकर्ताओं अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड और अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड या अडानी ग्रुप का हिस्सा बनने वाली किसी अन्य इकाई द्वारा जेपी एसोसिएट लिमिटेड की 1% तक शेयरधारिता का अधिग्रहण से संबंधित है। ये आप समझकर चलना। सीसीआई को भेजे गए नोटिस में AEL अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स और JL ने कहा कि प्रस्तावित संयोजन किसी भी संभावित प्रासंगिक बाजार में प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताएं पैदा नहीं करता है और इसलिए प्रासंगिक बाजार का निर्धारण खुला छोड़ा जा सकता है। उन्होंने चूना पत्थर, फ्लाई एश, क्लिंकर, कोयला प्रबंधन सेवाएं, रेडी मिक्स कंक्रीट और निर्माण गतिविधियों के प्रावधान जैसे उत्पादों सेवाओं के संबंध में कुछ संभावित टान की जो सीमेंट निर्माण के बाजार से जुड़ा हुआ है। देखो सर, अगर ये चीज़ें अडानी ग्रुप के अंदर आती है तो यहाँ सीमेंट का कारोबार जो अडानी ग्रुप का है उसमें भी अच्छी खासी मजबूती आ सकती है। पिछले महीने डालमिया सीमेंट, मैंने आपको बताया ना, भारत लिमिटेड ने भी एक नोटिस प्रस्तुत किया और निष्पक्ष व्यापार नियामक CCI से जेपी एसोसिएट में 100% हिस्सेदारी, जिसमें उसकी संपत्तियां और उसकी सहायक कंपनियां, सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यमों में अनुपातिक शेयरधारक शामिल है के अधिग्रहण के लिए मंजूरी मांगी थी। तो ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले आपको डालमिया भारत देखने को मिला था मांगते हुए। 5 कंपनियां अडानी इंटरप्राइजेज, वेदांता ग्रुप, डालमिया भारत सीमेंट, जिंदल पावर और PNC इंफ्राटेक ने JAL के अधिग्रहण के लिए अपनी समाधान योजनाएं प्रस्तुत की है। तो भैया ये मंजूरी मिलने वाली चीज़ों से आप उत्साहित ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है जो डालमिया भारत ने किया है। अंतिम निर्णय जो होगा वो एक इस समाधान से होगा कि भैया कौन बोली में जीता है। तो आपको उस बारे में भी अपडेट रहना चाहिए कि वो कब तक की चीज़ें होंगी, है ना। तो उत्साहित ज़्यादा हमें नहीं होना है। दोस्तों, आपको पता ही है कि अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं अच्छा वर्क कर रही हैं और ये यकीनन आपको समझना चाहिए, अडानी ग्रुप हो या कोई सा भी ग्रुप हो या कोई सी भी कंपनी हो, FIs तो अपनी स्थितियों के अनुसार ही वर्क करते हैं, आपकी और मेरी स्थितियों के अनुसार वर्क नहीं करेंगे। अगर एक न्यूज़ निकलकर हमारे सामने आई इस तरीके की, अडानी ग्रुप के अंदर से FIs ने अपनी होल्डिंग को बेचा, तो स्थितियों को आपको समझना चाहिए कि अडानी ग्रुप से या अन्य ग्रुप से भी कंपनियां FIs तो भैया अपना चीज़ों को बेचती रहती है। तो ये कोई टेंशन वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि अडानी ग्रुप की कंपनियों में अडानी ग्रुप जो प्रमोटर है सबसे ऊपर बैठे हुए हैं और उनको अपनी स्थितियों के बारे में ज़्यादा भली भांति पता है। एक न्यूज़ निकल कर आई है, इस न्यूज़ को अगर हम देखें तो FII ने पहली तिमाही में अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों में हिस्सेदारी घटाई, कुल 4,640 करोड़ रुपए की बिकवाली की। जून 2025 तिमाही के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशक FII ने अडानी ग्रुप की कई कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम की है। ये आप समझ कर चलना। BSE पर शेयरधारिता पेटेंट के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक ने जून 2025 तिमाही के दौरान कई अडानी ग्रुप की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम की है, जिसमें 8 में से 6 कंपनियों ने लगभग 4,640 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी में कटौती की है। तो ये आप समझ कर चलना। दिलचस्प बात यह है कि एक को छोड़कर ज़्यादातर ग्रुप कंपनियों में GQG पार्टनर की हिस्सेदारी जस की तस रही और अन्य FPI में भी बिकवाली देखी गई। हालांकि जिन FPI ने बिकवाली की उनके नाम शेयरधारिता में नहीं बताए गए हैं। वैसे देखने को ये मिला है कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा बिकवाली की स्थितियां FPI के द्वारा देखने को मिली है। तो भैया आपको समझकर चलना है कि FPI अपनी स्थितियों के अनुसार आते हैं, अनुसार जाते हैं, फिर भी उनकी स्थितियां अडानी ग्रुप से कम हुई है। ये न्यूज़ बताना आपको बहुत ज़रूरी था। अब बात करेंगे सर कि IDPI जो बैंक है, काफ़ी दिनों से आपको देखने को मिल रहा है कि भैया अब होगा, प्राइवेट होगा, अब होगा, ये होगा।
क्योंकि देखने को ये मिलता है कि IDBI बैंक में LIC और सरकार जो है करीब करीब 94% की हिस्सेदारी रखते हैं और काफ़ी दिनों से ये विनिवेश की स्थितियां हमारे सामने आ रही है। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, अगर इस न्यूज़ को हम समझें तो चौथी तिमाही में सबसे पहले IDBI बैंक का विनिवेश होगा, उसके बाद अन्य सार्वजनिक उपकरणों में हिस्सेदारी बेची जाएगी। तो ये आप समझ कर चलना। सरकार अपनी व्यापक विनिवेश योजनाओं को वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही तक टाल सकती है क्योंकि उसका ध्यान तीसरी तिमाही के अंत तक IDBI बैंक की रणनीतिक बिक्री को पूरा करने पर है। मामले से अवगत 2 लोगों ने ये जानकारी दी। इस कदम का उद्देश्य बाजार में भीड़ भाड़ से बचना तथा निवेशकों की पर्याप्त रुचि सुनिश्चित करना है। IDBI बैंक के साथ इस सौदे से केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को लगभग 50,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है, जिनकी बैंक में कुल मिलाकर 94% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। दोनों की संयुक्त हिस्सेदारी का 60.72% हिस्सा बेचने की योजना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि अभी पिक्चर काफ़ी दूर है, क्योंकि अभी तो Q1 ही आया और Q4 तक ये स्थितियाँ होने की उम्मीद है और 94% इसके अंदर जो LIC और सरकार है भैया, ये अपनी स्थिति को बेचकर जरूर जाएंगे। तो पहली जो कंपनी बनेगी विनिवेश वाली वो IDBI बैंक बनेगी, आप समझ कर चलना। देखो सर, ये न्यूज़ कब से आ रही है, साल 2 साल से ज़्यादा ही हो गया और अभी तक के हमें कोई विनिवेश कोई बैंक से देखने को भी नहीं मिला है। आपस में बैंक मर्ज तो हुए हैं, लेकिन वो स्थितियाँ जो प्राइवेट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ये हमारे सामने अभी तक नहीं हुआ है। बल्कि उसका उलट ये हो गया कि जो बैंक पहले काम बेकार कर रहे थे वो अच्छा करने लग गए, वही अच्छी प्रॉफिट कर रहे हैं, वही अच्छी सेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समझना है कि IDBI की चौथी तिमाही तक वेट तो करना पड़ेगा और ये पक्का नहीं है क्योंकि ये 2 लोगों के द्वारा बताया गया है। अब हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी का, और सुजलोन एनर्जी में एक अच्छी न्यूज़ आई है और वो मद्रास कोर्ट से कोई केस जीत गई और उसके बावजूद भी आज कंपनी के शेयरों के अंदर कुछ भी दिलचस्पी देखने को नहीं मिली और रेड में बंद हुआ है। क्यों बंद हुआ है? क्योंकि अगर ये जो न्यूज़ निकल कर आई है इसके अंदर ही कुछ चीज़ छुपी हुई है, क्योंकि जब ये इनके ऊपर GST वाली चीज़ें लगी थी तब भी कंपनी ने कहा था कि इसके द्वारा उसके कंपनी और परिचालन में कोई भी फ़र्क वित्तीय चीज़ों में नहीं पड़ने वाला है। तो जब उस दिन नहीं पड़ा तो अब ये जीत गई तो अब ये क्या पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। सुजलोन एनर्जी के शेयरों में गिरावट, अक्षय ऊर्जा समाधान प्रदाता ने कर दंड पर अपडेट दिया। सुजलोन एनर्जी ने GST और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त के उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी। बुधवार के कारोबार में सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि अक्षय ऊर्जा समाधान प्रदाता कंपनी ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने 21 जुलाई के अपने आदेश में CGST और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त के एक आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश में कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दाखिल GST रिटर्न में अतिरिक्त इनपुट क्रेडिट अयोग्य इनपुट क्रेडिट का आरोप लगाया गया था। सुजलोन एनर्जी ने GST एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त के उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी। लगाया गया जुर्माना 1,18,39,093 रुपये था और इस आदेश के कारण कंपनी की वित्तीय परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं थी। तो ये देखो, जब संभावना ही नहीं थी और अब ये जीत गए तो कोई भी ऐसी चीज़ इससे तेज़ी के संकेत आपको देखने को नहीं मिले। तो हमें न्यूज़ को भली भांति समझना चाहिए कि किस न्यूज़ से क्या फ़र्क पड़ सकता है और किस न्यूज़ से क्या नहीं पड़ सकता, है ना। न्यूज़ में बहुत कुछ चीज़ छुपी होती है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी किसी भी शेयर के अंदर, कंपनी के अंदर निवेश करने की स्थितियाँ मेरे द्वारा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने न्यूज़ का आपको अपडेट दिया है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।